आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 के बचे हुए प्रश्नों को बताने वाला हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस को बताया है और आज उसी चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है और इस पार्ट 2 में चैप्टर 1 का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप सबसे पहले ध्यान देंगे, ये पार्ट 2 है और यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में इसके पहले पूरे 25 नंबर प्रश्न तक देख लिया था। आज हम सभी 25 के बाद देखेंगे। देखिए 25 के बाद अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 26। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया जाए। देखिए प्रश्न यहाँ पे आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालें। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि आंतरिक संरचना क्या होता है उसके बारे में आप बताएं। देखिए, आंतरिक या आधारभूत संरचना के अंतर्गत वैसे सुविधाएं या सेवाएं आते हैं जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आंतरिक संरचना की श्रेणी में बिजली परिवहन, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेल, सड़क इत्यादि आते हैं। किसी भी देश के आधारभूत संरचना जितनी विकसित होगी उस देश का उतना ही अधिक विकास होगा। अब इस टॉपिक को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न का अर्थ ये है कि जो आंतरिक या आधारभूत संरचना होती है उसके अंतर्गत वैसी सुविधाएं या सेवाएं आते हैं जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो देश के विकास में आर्थिक रूप से क्या रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी सेवाएं एवं व्यवस्था, वैसा रोजगार या जो भी काम करने का सेवाएं होती हैं वे जो किसी देश को विकसित करने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उन्हें हम कहते हैं आंतरिक संरचना। अब आंतरिक संरचना के कैटेगरी में या श्रेणी में कौन कौन आते हैं वो देखिए। तो आंतरिक संरचना की श्रेणी में देखिए ध्यान से कौन कौन सी जो सेवाएं हैं वो होती हैं। पहला, बिजली परिवहन, यानी कि आपके घर में जो बिजली आती वो बिजली परिवहन। दूसरा हो गया बैंकिंग प्रणाली। देखिए बैंकिंग प्रणाली क्या है, अगर बैंकिंग प्रणाली अच्छे से होगी तो लोग अपने कमाए हुए पैसे को बैंक में अच्छे से जमा करेंगे और उससे क्या होगा कि उनके जीवन में उनकी आर्थिक स्थिति में विकास होगा। और जब किसी व्यक्ति का आय बढ़ता है तो उस राष्ट्रीय आय बढ़ता है उससे, और राष्ट्रीय आय बढ़ने के कारण किसी देश का विकास होता है। अब दूसरा है स्कूल प्रणाली। स्कूल सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है किसी देश के आर्थिक विकास में। जैसे अगर किसी भी देश का स्कूल व्यवस्था अच्छी हो जाए तो वहाँ के जो लोग होंगे वो शिक्षित होंगे और पूर्ण रूप से ज्ञानी होंगे, जिसके कारण क्या हो सकता है कि कोई भी पढ़ा लिखा अगर कुछ भी करता है आगे जाके तो वो देश के विकास के लिए ही कार्य करता है। और तीसरा में आप कॉलेज, सेम उसी प्रकार स्कूल की तरह हो जाएगा कि जो भी स्कूल की व्यवस्था अच्छी होती है तो उससे देश का क्या होता है, जो विकास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जल्दी होता है और महत्वपूर्ण होता है। अगला है अस्पताल। अस्पताल देश का जो है आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अगर अस्पताल व्यवस्था अच्छी ना हो तो जो देश के लोग हैं उनका इलाज अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसके लिए हमें किसी दूसरे देश का सहारा या किसी दूसरे राष्ट्र का सहारा लेना पड़ेगा, जिस वजह से हमारे राष्ट्र का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार अन्य क्षेत्र हैं, एग्जाम्पल रेल है, सड़कें हैं, जो हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। किसी भी देश के आधारभूत संरचना जितनी विकसित होती है, मतलब किसी भी देश का जो
आंतरिक संरचना है वो बहुत जितनी विकसित होती है, जितना अधिक विकसित होता है वह देश का उस देश में उत्पादन उतना ही अधिक होता है। उत्पादन कहने का मतलब किसी भी चीज़ का उत्पादन करना, जैसे कार्य हो गया या फिर खेती बाड़ी जो भी हो गया, अन्य चीज़ जैसे कोई भी चीज़ का निर्माण करना या उसका उत्पादन करना अधिक होता है यदि देश विकसित है तब। और देश विकसित कैसे होता है? आधारभूत संरचना से। और आधारभूत संरचना कौन कौन सी होती हैं? तो आधारभूत संरचना आपके फिर से मैं बताना चाहता हूँ, आपकी बिजली परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए, अस्पताल हो गए, रेल हो गए, सड़क हो गए, ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके आंतरिक संरचना कहलाते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर। देखिए, आर्थिक सुधारों या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे नई कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं बल्कि नई होगा, न्यू, ठीक है? नया इसका मतलब है नया, ठीक है? चलिए फिर से एक बार। तो हम क्या करते हैं? आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीतियाँ की 3 विशेषताएं लिखें। जो नई आर्थिक नीति होती है उसकी 3 विशेषताएं लिखें। समझिए, आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीतियाँ की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला देखिए, उदारीकरण। सबसे पहले क्या है? उदारीकरण। दूसरा है निजीकरण और तीसरा है वैश्वीकरण। अब ये आपके 3 इसकी विशेषताएं हैं। अब ये तीनों विशेषताएं क्या होती हैं वो हम नीचे देखते हैं। सबसे पहला ये देखा जाए हम लोग 28 नंबर देखिए, क्या है? उदारीकरण। हम देखेंगे सबसे पहले उदारीकरण होता क्या है। देखिए, आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने व्यापार एवं उद्योग को अवस्थित सरकार नियंत्रण एवं पाबंदियों से मुक्त कर दिया है। यह सुधार उदारीकरण कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, कहने का अर्थ ये हुआ कि जो सरकार है उसने क्या कर दिया है कि जो व्यापार है और उद्योग है उस पर जो सरकार का नियंत्रण रहता था, सरकार का नियंत्रण एवं उसकी पाबंदी रहती थी, उसको क्या कर दिया? उसने मुक्त कर दिया। उसने कहा कि अब जो भी होगा, व्यापार है आपके चाहे उद्योग है, उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा, बल्कि जो जनता है या फिर जो किसान है उन्हीं का स्वयं का अधिकार होगा। इसी को क्या कहते हैं? हम उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण का जाहिर सी बात है कि किसानों के हित में कोई कार्य करना उदारीकरण कहलाता है। यानी कि लोगों की भलाई के लिए कोई भी कार्य किया गया क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। ये आपका हिस्ट्री में भी क्वेश्चन मिल जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निजीकरण क्या है। ये भी एक VBI टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, आर्थिक सुधारों की दूसरी विशेषता निजीकरण नीति को बढ़ावा देना होता है, ठीक है, ताकि निजी क्षेत्र विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। देखिए, अब निजीकरण क्या होता है? आर्थिक सुधार की जो दूसरी विशेषता होती है निजीकरण की नीति होती है। निजीकरण की जो नीति को बढ़ावा देना होता है। निजीकरण की नीति क्या होता है? बढ़ावा देना। निजीकरण क्या होता है? देखिए, ताकि जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र मतलब स्वयं, जैसे कोई किसान हो गए, वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न आर्थिक क्रियाएं हो गई, उनके बीच जो आर्थिक क्रिया होती हैं वो, और उसके बाद उनकी जो भूमिका होती है क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, इसलिए उसका कहते हैं निजीकरण। इन 100 बात की ये कह लिया जाए कि निजीकरण का अर्थ क्या है। तो निजीकरण का अर्थ यह है कि जो निजी क्षेत्र में लोग आते हैं उनको उनकी व्यवसाय के या उनके व्यापार में उनको पूर्ण रूप से छूट देना और उनको अपना अधिकार देना, ये हमारा कहते हैं निजीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत VBI क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, हमारे देश में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था अधिक लचीली और खुली हुई है तथा वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है या जा सके। देखिए, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक ऐसी सुधार की व्यवस्था है। वैश्वीकरण क्या है? एक ऐसी सुधार की व्यवस्था है जिसमें जो वैश्वीकरण की नीति है उसको अपनाया गया है, और इस नीति के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था जो है वो क्या हो गई है? लचीली हुई है और खुली हो गई है, मतलब खुला हो गया। सरकार को उसका कोई अधिकार नहीं है, और ये वैश्विक स्तर पर
अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने का एक तरीका है, जरिया है। वैश्वीकरण की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ तक था आपके टोटल लघुत्तरीय क्वेश्चन, और 30 थे हमारे लघुत्तरीय क्वेश्चन जो कि यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अगला देखते हैं, अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न नंबर 1। देखिए, सॉरी, चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 1, आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास क्या है, बहुत विवेक क्वेश्चन है। और आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। ये 2 क्वेश्चन आपके, देखिए इसका आंसर यहाँ पे है। आर्थिक विकास, देखिए आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर तथा दूसरी और जनसंख्या में वृद्धि के बीच संबंध स्थापित करता है। फिर आर्थिक विकास क्या है, तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है उसमें वृद्धि की दर तथा दूसरी और जनसंख्या में वृद्धि के बीच संबंध स्थापित करना होता है। पहला तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, पहला काम राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना किसका, तो आर्थिक विकास का क्या काम होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। और दूसरा काम होता है कि जो जनसंख्या है उसके वृद्धि के बीच संबंध स्थापित करना। जैसे अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो उस पर नियंत्रण करना, या फिर यदि जनसंख्या ज़्यादा है तो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। अब जो दूसरा क्वेश्चन था इसका, वो देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है। दूसरा क्वेश्चन था आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या है। अब हम देखेंगे आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या है। देखिए, पहला अंतर है साहित्य की दृष्टि से विकास एवं समृद्धि में कोई अंतर नहीं है, परंतु अर्थशास्त्र के अनुसार विकास और वृद्धि में अंतर है। देखिए क्या अंतर है। वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों के संबंध में किया जाता है। जो राष्ट्र पहले से ही विकसित हैं उनके लिए हम लोग वृद्धि शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोग कहते हैं कि वह राष्ट्र पहले से ही वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं जो विकसित राष्ट्र होते हैं उनके लिए। दूसरा है, जबकि विकसित शब्द का प्रयोग अविकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। जो विकसित शब्द है इसका प्रयोग हम कब करते हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था को बताने के लिए कि अभी जो हमारा राष्ट्र है वो विकसित है, विकासशील नहीं है, विकसित है। अभी इसकी जो विकास है वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, बल्कि ये विकसित हो रहा है। और वृद्धि का मतलब ये वृद्धि कर चुका है, विकास कर चुका है। दोनों में ये अंतर है। आगे देखते हैं अगला अंतर क्या है। अगला 3 नंबर है, मेडिसन ने भी धनी राष्ट्रीय के संदर्भ में आर्थिक वृद्धि तथा गरीब राष्ट्रीय के लिए विकास शब्द का प्रयोग किया है। देखिए, जो ये मेडिसन था उसने क्या किया है, उसने एक बात बताया कि जो धनी राष्ट्रीय लोग हैं, जो धनी राष्ट्रीय हैं उनके संदर्भ में वृद्धि का प्रयोग किया जाएगा, और जो गरीब राष्ट्रीय लोग हैं उनके लिए विकास शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारा क्या था, आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों द्वारा करें। जो आर्थिक विकास की माप है वो कुछ सूचकांकों द्वारा करें। देखिए आंसर देखिए, आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय तथा मानव विकास तथा राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा किया जाता है। फिर से, जो आर्थिक विकास है, जो आर्थिक विकास होता है देश का, उसको जो मापा जाता है वो कैसे मापा जाता है, उसकी जो माप है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आय, सबसे पहले राष्ट्रीय आय, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा मानव विकास, और चौथा जो है
राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। इन चारों के द्वारा क्या किया जाता है, तो हम किसी आर्थिक विकास को माप सकते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास को मापने की क्रिया किससे होती है, फिर से बताता हूँ, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास और राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा क्या करते हैं, हम किसी देश के आर्थिक विकास को मापते हैं। अब देखिए कैसे, यह सभी आर्थिक विकास के सूचकांक होते हैं। अब देखिए नीचे कौन कौन से, पहला है राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय क्या होता है वो देखिए, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी भी जो राष्ट्र होता है, कोई भी राष्ट्र होता है, उस राष्ट्र में एक वर्ष में जितनी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जितनी सेवाएं चलती हैं, उन सब के शुद्ध एवं मूल्य के योग को क्या कहते हैं, हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर देश में 10 लाख या जो भी 1 करोड़ जो भी लोग हैं, उन सभी के कुल आय को मिलाकर राष्ट्रीय आय का निर्माण होता है। अगर एक व्यक्ति है तो उसको कहेंगे प्रति व्यक्ति आय। यदि किसी राष्ट्र में जितने भी लोग हैं उन सभी के आय को मिला दिया जाए तो उनको कहेंगे राष्ट्रीय आय। अब अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। देखिए, किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत आय देश के व्यक्तियों की औसत आय के बराबर होती है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि प्रति व्यक्ति आय डायरेक्ट समझिए कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक आदमी है और एक आदमी जो है वो अब 300 रुपये कमाता है डेली, और अगर मंथली उसका इनकम है 9,000 रुपये, तो हम कह सकते हैं कि जो उसकी आय है वो महीने में 9,000 है उस व्यक्ति की। तो प्रति व्यक्ति आय होगी उसकी कितनी, 9,000। लेकिन अगर ये बात मान के चलिए कि अगर किसी राष्ट्र में किसी विशेष क्षेत्र में अगर 10 लोग हैं और इनमें से एक आदमी जो है वो 9,000 रुपये कमाता है, तो कुल कितना हो जाएंगे, तो कुल हो जाएगा 90,000। यानी कि 90,000 उस राष्ट्र का क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा, सबका मिलाकर। किसी भी राष्ट्र में जितने भी लोग हैं उन सभी के आय को मिला दिया जाए तो वो राष्ट्रीय आय बनता है। और प्रति व्यक्ति का आय का मतलब किसी एक व्यक्ति का आय, चाहे वो महीने में हो चाहे वो वर्षों में हो। हम ये भी कह सकते हैं कि एक वर्ष में किसी एक व्यक्ति के द्वारा कमाए गए पैसे या इकट्ठा किए गए पैसे को क्या कहते हैं, हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, चलिए, और यह जो आय होता है प्रति व्यक्ति आय, वो औसत आय के बराबर होता है। किसी भी देश का जो राष्ट्रीय आय है उसके औसत आय के बराबर होता है। औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या एक बात क्या है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय यानी कि व्यक्तिगत आय की प्राप्ति हो जाती है। कह रही है कि अगर मान लीजिए किसी राष्ट्र में 10 लोग हैं और 10 लोगों का कुल जो आय है, टोटल आय 10 लोगों का वो कितना है, 90,000 है। और मुझे निकालना है एक आदमी का आय कितना है, तो टोटल 10 लोग हैं, 10 लोग से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 10 से गया तो 1 गया, तो कितने हो गए, 9,000। यानी कि एक बचे कितने हो गए, 9,000। कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के कितने आय हो गए, 9,000। यानी कि कह सकते हैं कि अगर किसी भी राष्ट्र में पूरे देश का जितना आय है, पूरे देश का जितना जनसंख्या है, उसको क्या करें, कुल आय में भाग दे दे, कुल आय में जनसंख्या से भाग दे दे, कुल आय में जनसंख्या से भाग दे दे, तो प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति हो जाती है। चलिए, अगला एक पॉइंट और है, 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो थी कितनी थी, देखिए 2,21,000। यानी कि साल भर का, ये ध्यान रखेंगे, ये साल भर का है कि 2004 में प्रति व्यक्ति आय तो कितनी थी, वो 2,21,000 थी। चलिए अगला एक और पॉइंट इसमें है, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है, देखिए, राष्ट्रीय आय भागा कुल जनसंख्या। यानी कि किसी भी देश का जो राष्ट्रीय आय है उसको कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा, मतलब एक व्यक्ति का आय निकल जाएगा। कहने का ये मतलब है, भारत देश में देखिए, भारत देश में अभी 140 करोड़ जनसंख्या अभी है, और ये बात मान के चलिए कि 140 करोड़ जनसंख्या, और मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि 1500 करोड़
उस देश का राष्ट्रीय आय है, और 140 करोड़ मेरे क्या है यहाँ पे लोग हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 140 करोड़ से भाग दूंगा। अभी 1 0 से 1 0 गया, और जो भी कटेगा काट दीजिए, जितना बचेगा वो जो आय होगा वो प्रति व्यक्ति आय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका 3 नंबर पॉइंट देखिए क्या है। देखिए मानव विकास सूचकांक, ये क्या है, ये किस तरह मदद करता है राष्ट्रीय विकास में। देखिए पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने तैयार की। किसने की? संयुक्त राष्ट्र विकास जो था उसने तैयार की। मानव विकास रिपोर्ट का आधार प्रति व्यक्ति आय और शैक्षिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति को बनाया गया। इस पहली रिपोर्ट में क्या किया गया, देखिए क्या क्या, प्रति व्यक्ति आय बनाया गया, शैक्षिक स्तर मतलब शिक्षा का स्तर, और स्वास्थ्य की स्थिति मतलब हॉस्पिटल, ये सब बनाया गया पहले मानव विकास रिपोर्ट में। मानव विकास के सूचकांक 3 होते हैं, कौन कौन? जीवन आशा, शिक्षा की प्राप्ति, जीवन स्तर। अब यदि किसी व्यक्ति के पास उसका जीवन की आशा नहीं है, उसको जीने के लिए उसको ज़िंदगी में कोई भी आय नहीं, अगर उसकी आय अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है उसको जीवन का आशा कोई नहीं है। तो किसी देश के विकास के लिए ज़रूरी है कि उसके जीवन की आशा हो। और दूसरी शिक्षा, किसी भी व्यक्ति के लिए शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है। यदि शिक्षा ना हो तो वे अपने आप को विकसित नहीं कर पाता है, तब उसका जीवन स्तर देखा जाता है कि उसका जीवन स्तर किस तरह का है, गरीबी में है या अमीरी में है। अगला देखिए दीर्घोत्तरी प्रश्न नंबर 3 है, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? वैसे तो मैंने बता दिया ऊपर, लेकिन फिर भी देखिए ध्यान से। देखिए अर्थव्यवस्था की संरचना से हम यह समझते हैं कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती रहती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंक, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि। ये सारी क्रियाएं आती हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ये सभी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। इन सभी को अर्थव्यवस्था की संरचना के द्वारा 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। इन सभी अर्थव्यवस्था को जो है संरचना के द्वारा 3 भागों में बांटा गया। पहला कृषि क्षेत्र, दूसरा उद्योग क्षेत्र, तीसरा सेवा क्षेत्र। अब आगे देखते हैं। इनमें पहला है, चूँकि दीर्घोत्तरी तो बड़ा होगा, कृषि क्षेत्र क्या है? देखिए वह क्षेत्र जिसमें कृषि एवं इसके साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन तथा अन्य वस्तुओं का संग्रह जैसे व्यवसाय आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था की संरचना प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था की संरचना जो होती है, इस अर्थव्यवस्था की संरचना को क्या कहते हैं? हम लोग प्राथमिक अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। यहाँ पे को कर लीजिएगा। चलिए फिर से मैं बता दूँ आपको, कृषि क्षेत्र का मतलब हुआ कि वैसा क्षेत्र जिसमें कृषि आ जाए और कृषि के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन तथा अन्य वस्तुओं का संग्रहण, मतलब किसी भी अन्य वस्तु का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? कृषि क्षेत्र कहेंगे। अगला है उद्योग क्षेत्र। वह क्षेत्र जिसमें खनिज संसाधनों को निकाला जाता है और उनसे उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और तथा पेट्रोल, तेल तथा गैस निकालने के साथ साथ बिजली उत्पादन करने का भी कार्य किया जाता है। तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्र कहते हैं। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्र। यानी उससे केवल उद्योग की प्राप्ति की जाती है। वैसा क्षेत्र जिससे खनिज संसाधनों को निकाला जाता है या उनसे उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है, या पेट्रोल या तथा गैस या तेल को निकाला जाता है, साथ बिजली का उत्पादन किया जाता है, ऐसे कार्य जिसमें आते हैं उसको हम उद्योग क्षेत्र कहते हैं। इसे अर्थव्यवस्था संरचना का द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें उद्योग क्षेत्र है। ये ध्यान रखें, उद्योग क्षेत्र क्या क्या काम आएगा? किसी भी चीज़ को खोद के निकालना ज़मीन से, उसका कोई सामान बना देना, वस्तु बना देना, या पेट्रोल खोद के निकालना, या गैस निकालना, गैस की प्राप्ति करना, ये सारे उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। वह क्षेत्र जिसमें बैंकिंग के काम जैसे बीमा, परिवहन के साधन एवं व्यापार तथा नौकरियां आदि सभी कार्य आते हैं।
तो उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। यानी दुनिया भर की सभी के सभी कार्य यानी काम जो होते हैं उनको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, जैसे हम जॉब कह सकते हैं। एग्जाम्पल रेलवे, बैंकिंग, या फिर और भी बहुत सारे, रेलवे का हो गया, बैंकिंग का हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। इन सभी में जो भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को हम क्या कहते हैं, वो सभी कार्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। बिहार के पिछड़ेपन का कारण बताएं और बिहार को पिछड़ने से बचाने के लिए मुख्य उपाय भी बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बिहार के पिछड़ने का मुख्य निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, जनसंख्या का विस्फोट। सबसे पहला, जनसंख्या का विस्फोट। देखिए, बिहार में जनसंख्या विस्फोट होते रहता है, जिसके कारण यहाँ की आबादी बढ़ती जाती है और यहाँ का सारा साधन यहाँ के जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। अतः बिहार का विकास नहीं हो पाता है। देखिए, कहने क्या मतलब है कि बिहार जो राज्य है, इस राज्य में जनसंख्या का विस्फोट होते रहता है। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यहाँ में जितने भी बिहार जो राज्य है, उस राज्य में जितने भी यहाँ साधन हैं, जितने भी साधन हैं लोगों के लिए, वे सारे साधन कहाँ ख़त्म हो जाते हैं, तो लोगों का यानी जनसंख्या मतलब जो भी लोग हैं उनका भरण पोषण करने में टोटल का टोटल साधन समाप्त हो जाता है, जिसके कारण बिहार का विकास नहीं हो पाता है। ये पहला कारण है, जनसंख्या विस्फोट, बिहार के पिछड़ने का। दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण है आर्थिक सेवाएं। देखिए, किसी भी राज्य के विकास के लिए आर्थिक सेवाओं का होना अति आवश्यक होता है, लेकिन बिहार इस मामले में बहुत पीछे है। जैसे बिहार में अच्छी सड़कें, शिक्षा, बिजली, सिंचाई या स्वास्थ्य की कोई खास व्यवस्था नहीं है, इसलिए बिहार पिछड़ते जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, किसी भी राष्ट्र का विकास करना है तो वहाँ की आर्थिक सेवाएं होना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक सेवा, अब आर्थिक सेवा कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आर्थिक सेवा सड़क हो गई, शिक्षा हो गई, बिजली हो गई, या फिर स्वास्थ्य हो गया। इन सभी व्यवस्थाओं को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक सेवा। अगर किसी क्षेत्र का विकास करना है तो ये सब होना बहुत आवश्यक है, और बिहार में सबसे ज़्यादा इन सब की कमी है, इसलिए बिहार पिछड़ते जा रहा है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, कारण नंबर 3 देखते हैं। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा, बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है, इसलिए जब मानसून साथ नहीं देता तब किसानों की दशा बहुत खराब हो जाती है। अतः यह एक बिहार के पिछड़ने का प्रमुख कारण है। देखिए कैसे, जो बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था है ना, वो किस पर निर्भर है? तो कृषि पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है। यहाँ के जितने भी लोग हैं वे सभी के सभी लोग खेती पर निर्भर है। अगर वे खेती ना करें तो भूखे मर जाएंगे। और कभी कभी होता क्या है कि जो मानसून है, मानसून का मतलब हो गया आपका मौसम, बारिश ना होना। अगर लगातार किसी किसान ने खेती किया है और उस साल बारिश ही ना हो, तब आपका जो भी फसलें हैं बर्बाद हो जाती हैं और किसान जो है भूखमरी के कारण मरने लगते हैं। अतः यह सबसे बड़ा कारण है बिहार के पिछड़ने का। अगला देखते हैं, 4 नंबर, क्या कारण है? बाढ़ एवं सूखे की स्थिति। देखिए, बिहार में हर साल कम या ज़्यादा बाढ़ आना तय है, मतलब हर साल बाढ़ तो आता ही आता है, जिसके कारण जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। बहुत लोग मर जाते हैं, कई पेड़ चल जाते हैं, कई घर दह जाते हैं इसके अंदर, कई फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इससे देखिए, इससे फसल, पशु, आवास बर्बाद हो जाता है। इस तरह विकास की स्थिति शून्य पर पहुंच जाती है। यहाँ पे शून्य होगा, ध्यान रखेंगे, शून्य पर पहुंच जाती है। कहने का मतलब कि बिहार में हर साल बाढ़ तो आता ही है, और वो बाढ़ आने का बहुत फसलें बर्बाद हो जाती हैं, कई पशु मर जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं, कईयों का घर बर्बाद हो जाता है। और यह बर्बादी लोगों के लिए जो है आर्थिक
जो व्यवस्था है उसको बहुत ही कमज़ोर कर देता है। इसलिए यहाँ जो बिहार है वो पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण भी क्या है, बाढ़ और सुखाड़ है, जो एक प्रमुख कारण है। अगला देखिए, औद्योगिक पिछड़ापन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी देश या राज्य के लिए उद्योग का होना बहुत ज़रूरी होता है, उद्योग का होना बहुत ज़रूरी होता है, पर बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग क्षेत्र झारखंड में चले गए हैं। जितने भी खनिज के उत्पादन या वाला राज्य है वो कहाँ चला गया, झारखंड के अंदर चला गया है। जितने उद्योग वाला क्षेत्र है वो झारखंड में चला गया है, जिस कारण से बिहार में औद्योगिक बहुत कम है। औद्योगिक बहुत कम है मतलब ज़्यादातर औद्योगिकरण नहीं है, अतः बिहार एक पिछड़ा राज्य बन गया है। ये 5 कारण थे बिहार के पिछड़ेपन का, जो कि मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का आर्थिक रूप से पिछड़ेपन से बचाव क्या है। उस देखिए तो निम्नलिखित बचाव में ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहला, बिहार में बाढ़ की समस्या का अस्थायी निवारण किया जाना चाहिए। जो बिहार में बाढ़ आता है उसका उस समस्या को दूर करने का निवारण करना चाहिए। जैसे बिहार में जो नदियां हैं या फिर जो भी नहर है उस पर बांध बनवाना चाहिए, जिससे पानी को नियंत्रण किया जा सके। दूसरा, बिहार में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। बिहार में जितने भी कृषि क्षेत्र हैं, अगर वहाँ पे बहुत ही कम उत्पादन होता है तो उस उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि अगर कृषि उत्पादन में बढ़ावा हो जाए तो किसान भी क्या हो जाए, किसान की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो जाएगी। और अगर किसान की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती है तो देश उस राज्य का विकास होना तय होता है। अगला, पंजाब और हरियाणा के तर्ज पर कई नई हरित क्रांतियाँ की जरूरी है। देखिए आपको पता है कृषि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पंजाब और हरियाणा में होता है, तो वहाँ पे नई हरित क्रांति का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ के लोग कृषि अच्छे से कर पाएँ। अगला है, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना चाहिए ताकि नई नई रोजगार का अवसर मिले। देखिए औद्योगिकरण बढ़ेगा, जैसे फैक्ट्रियाँ खुलेंगी तो फैक्ट्रियों में लोगों को नए नए रोजगार मिलेंगे, इससे भी देश का विकास होता है। अगला, कुटीर एवं लघु उद्योग की व्यापार रूप से स्थापना की जानी चाहिए, ताकि इनसे विकास किया जा सके। देखिए क्या क्या कह रहे हैं, कुटीर एवं लघु उद्योग व्यापक रूप से स्थापना करना चाहिए। कुटीर उद्योग होता है मतलब जो घर में उपयोग होते हैं, लघु उद्योग मतलब जो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, उन सभी का जो व्यवस्था बेचने का है या फिर कुछ खरीदने का है, उनकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अगला, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। अगर जो विदेशी प्रोत्साहित होते हैं, निवेश करते हैं, जो विदेश के लोग आकर भारत में निवेश करते हैं, भारत में अपना यहाँ सामान खरीद कर जाते हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि यहाँ से अधिक वस्तुओं को खरीद के ले जाएं और अपने यहाँ वहाँ पे बेचें। इससे क्या होगा कि विदेश के लोग जब भारत में आने लगेंगे तो भारत देश का नाम होने लगेगा और ये विकास की रफ्तार को पकड़ लेगा। चलिए, तो चैप्टर 1 में इतना ही नोट्स था और ये महत्वपूर्ण नोट्स है, और आशा करता हूँ कि आपने अच्छी तरीके से वो समझा होगा। और अगर आपने दोनों वीडियो देखा है तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा कि आर्थिक विकास क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। दोनों में बहुत बड़ा आपको डिफरेंस जो है समझ में आ गया होगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।